हेलो एवरीवन, आई एम अरशद हुसैन। वेलकम टू एकलव एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि पता है, एकलव एग्रीकल्चर एकेडमी विगत 10 वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं हम लोग। और उसी के साथ आप लोगों जैसा सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम जो यूपीएससी का जो जॉब्स आई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करा रहे हैं आप लोगों के लिए। और ऑफलाइन माध्यम से हमारे यहाँ प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, पर आप लोगों की डिमांड को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन माध्यम से भी क्लास पूर्ण कराने के लिए पर प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना और चाहूंगा कि ऐप बनकर तैयार है, और ये जो आज मैं आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा डेमो क्लास दूंगा। उसके बाद जब ऐप आएगी तो आप लोग उसको पेड कर कर ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं और अपनी क्लास जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज जो आप लोगों को एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं एकलव एग्रीकल्चर एकेडमी में ऑफलाइन माध्यम से, तो उसी को मैं आज ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी चूंकि है क्या, जो आपका सिलेबस दे रखा है यूपीएससी में, ठीक है, उसमें दिया है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ वेजिटेबल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, ग्रैमनेस एंड फाइबर क्रॉप्स एंड इट्स देयर मैनेजमेंट। तो ये जो आपका यूनिट है, या जो 2 लाइनें मैंने जो अभी कही हैं, यही आपका सिलेबस है प्लांट पैथोलॉजी का, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करनी है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूपी। मींस कि अगर हम लोग प्लांट डिजीजेस की स्टडी करेंगे तो यूपी में कौन कौन सी प्लांट डिजीजेस होती हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में अगर हम कोई एक डिजीज पढ़ते हैं, मान लीजिए पोटैटो, तो वर्ल्ड में अगर पोटैटो की जो टोटल डिजीज है वो लगभग 35 है। ठीक है, तो सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। यूपी के रेफरेंस में जो यूपी में इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसा कि सिलेबस में दे रखा है, उसके बारे में जानना आपको जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि उसमें यूनिट में दे रखा है कि प्लांट डिजीजेस, तो प्लांट डिजीज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसकी तैयारी करेंगे, वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी प्लांट डिजीज को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ईटियोलॉजी। उसको हम लोग बोलते हैं ईटियोलॉजी। ठीक, तो अब बात आती है कि ईटियोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में हम लोग डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ कॉजेज और रीजंस बिहाइंड द डिजीज। मीन्स के किसी भी प्लांट डिजीज के पीछे, उसके पीछे क्या कॉज है या क्या रीजन है। जब हमें ये पता चल जाता है कि उसके पीछे क्या कॉज है, क्या रीजन है, तभी जो है वो मैनेजमेंट किसी भी डिजीज का पॉसिबल होता है। ठीक है, ये टर्म भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ईटियोलॉजी होता क्या है। तो ईटियोलॉजी हमेशा याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ कॉज और रीजन बिहाइंड द डिजीज। ठीक है, अब रीजन क्या हो सकता है या कॉज क्या हो सकता है डिजीज का, वो बेस्ड करता है आपका, हम कहते हैं कि बायोटिक कॉज हो सकती है। ठीक, और दूसरी जो है वो एबायोटिक कॉज हो सकती है। 2 तरीके से डिजीज कॉज हो सकती है। तो जो बायोटिक कॉज होती है उसमें हम स्टडी करते हैं फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट बायोटिक मीन्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे हम फंजाई पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी की स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी फंजाई जो प्लांट पैथोजन के जो डिजीज कॉज करती हैं। उसी तरीके से हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं और लास्ट में वायरस पढ़ते हैं। ये तो मेजर है, इसके अलावा कुछ माइनर भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं फाइटोप्लाज्मा है, स्पायरोप्लाज्मा है। ठीक है, और उसको हम बोल देते हैं कि प्रायंस हैं और प्रोटोजोआ है जो प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। एल्गी भी कुछ होती हैं।
एबायोटिक फैक्टर में हम क्या देते हैं कि हमारे जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये भी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ये भी आपका जो है डिजीज कॉजिंग एजेंट है। और लास्ट में हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी होती है, वो कहीं ना कहीं जो डिजीज कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि किसी भी प्लांट डिजीजेस को, जैसा कि आपके सिलेबस में दे रखा है कि हमें केवल प्लांट डिजीजेस की स्टडी करनी है कि कौन कौन सी डिजीज है, पल्सेस में, ग्रैमनेस में, ऑयल सीड में, वेजिटेबल में। और मैंने जो जैसा कि आपको बताया है कि अगर हम किसी भी डिजीज को पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे पहले जानेंगे ईटियोलॉजी। ठीक, तो ईटियोलॉजी हम लोगों को पता चल गया है, ईटियोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ईटियोलॉजी जब हमें पता चल जाती है कि इस डिजीज के पीछे फंजाई है, बैक्टीरिया है या वायरस है, जो भी डिजीज है, जो भी आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा कि ये हमारी डिजीज फंजाई से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, तो आप उसका जो मैनेजमेंट मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बैक्टीरिया है, आप फंजीसाइड अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां पर डिजीज कंट्रोल नहीं होगी, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, ईटियोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 चीजें जरूरी होती हैं किसी भी डिजीज को पढ़ने के लिए। तो जो मैंने फर्स्ट बताया है वो ईटियोलॉजी है, और जो सेकंड वन होता है वो होता है सिम्टम। सिम्टम, ठीक, तो सिम्टम को हम लोग जो डिफाइन करते हैं इसमें हम लोग बताते हैं विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ होस्ट, विजिबल एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ ए सक्सेसफुल होस्ट एंड पैथोजन इंटरेक्शन। इससे क्या समझ में आता है कि जो सिम्टम हम लोग डिफाइन करते हैं, सिम्टम हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम बताते हैं कि विजिबल एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन ऑफ ए सक्सेसफुल होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। मींस होस्ट आपकी कोई भी क्रॉप हो सकती है, पैथोजन आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है। जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, विजिबल एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम। ठीक, तो सिम्टम क्या है, सिम्टम आपका पाउडरी मिल्डी भी हो सकता है, सिम्टम आपका डाउनी मिल्डी भी हो सकता है, रस्ट हो सकते हैं, स्मट हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सब फंजाई के केस में। वायरस के केस में हम बोल देते हैं लीफ कर्लिंग, लीफ पकरिंग, ठीक है, स्टंटिंग, तो ये सारे वायरस के केस में होते हैं। फाइटोप्लाज्मा के हम केस में बोल देते हैं प्रोलिफरेशन, फाइलॉर्डी, ठीक है, और स्पाइक्स। ये सारे जो सिम्टम है ये होते हैं आपके फाइटोप्लाज्मा के। तो स्पेसिफिक फंगस हो या बैक्टीरिया हो या फाइटोप्लाज्मा हो या वायरस हो, सबके जो सिम्टम है वो स्पेसिफिक होते हैं, और उन्हीं के बेस में हम कह पाते हैं कि ये पाउडरी मिल्डी ऑफ मस्टर्ड है, या पाउडरी मिल्डी ऑफ पी है, या डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स है। सिम्टम के बेस पे हम डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में हम कहते हैं अगर डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स है तो ये किससे कॉज होती होगी, प्लाज्मोपारा विटिकोला से। ठीक है, पाउडरी मिल्डी ऑफ पी है तो हम कह देते हैं ये पाउडरी मिल्डी एरिसाइफी पॉलीगनाइज से कॉज होगी। तो इसी के बेस पे हम बता पाते हैं कि जो आपके सिम्टम है, ये जो उसके पीछे कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उसके पीछे क्या ईटियोलॉजी है, ये आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि आपको ईटियोलॉजी पता चल गई, फिर आपने सिम्टम के बेस पर डायग्नोस कर लिया कि ये डिजीज कौन सी है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, मैंने बताया 4 पॉइंट बताए जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट डिजीज पढ़ने के लिए। तो जो थर्ड पॉइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, ठीक, तो एपिडेमियोलॉजी को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं इज द स्टडी ऑफ आउटब्रेक्स, is the study of factors involved in
आउटब्रेक्स एंड डिजीज डेवलपमेंट। ठीक, मीन्स कि एपिडेमियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट के लिए या उसकी आउटब्रेक के लिए। आउटब्रेक से मीनिंग ये है कि उसका स्प्रेड कैसे होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर वो कैसे डिस्पर्स होगी, या वो मान लीजिए एक प्लांट पे है तो दूसरे प्लांट पे कैसे जाएगी, या एक ही प्लांट्स पे एक मान लीजिए बहुत कम पोर्शन में डिजीज है तो वो ज्यादा पोर्शन में कैसे होगी। तो उसमें हम लोग देखते हैं एपिडेमियोलॉजी में कि उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। टेम्परेचर हो सकता है एक पर्टिकुलर जो डिजीज को फेवर करता है जिससे डिजीज डेवलप होती है और स्प्रेड हो सकती है। ह्यूमिडिटी हो सकती है जिससे डिजीज को फेवर कर सकती है, स्प्रेड हो सकती है। वेक्टर्स हो सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर डिजीज को पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये एपिडेमियोलॉजी भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अगर कोई भी डिजीज पढ़ते हैं, मान लीजिए जैसे हम कहेंगे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो सबसे पहले हम उसकी एटियोलॉजी जानेंगे कि वो किससे हो रही है, फिर हम उसका सिम्टम देखेंगे कि वो उसका सिम्टम कैसा है, फिर हम उसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको फेवर करना है। लास्ट में फिर हम आके कह देते हैं कि अब इनका मुझे क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। क्योंकि जब आपको पता चल गया ये डिजीज किससे हो रही है, सिम्टम आपने देख लिया कि कैसा होता है फील्ड लेवल पे जाके, ठीक है, उसकी एपिडेमियोलॉजी पता कर लिए कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एक किस तरीके की जा रही है, तब आप कर सकते हैं उसका क्या, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो आपका सिलेबस है उसमें टर्म दिया गया है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक, ये टर्म दिया गया इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेटेड का अगर आप इसका लिटरली मीनिंग देखेंगे इसका मतलब होता है कंबाइन। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं एकीकृत डिजीज मैनेजमेंट। ठीक, किसी भी डिजीज को कंबाइन टेक्निक या एकीकृत टेक्निक से मिलकर मैनेज करना हम लोग बोलते हैं उसको इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये तो हो गया आपका डिजीज के केस में। फिर यही एंटोमोलॉजी में इसको हम लोग बोल देते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, निमेटोलॉजी में इसको बोल देते हैं इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट। तो इसमें होता सिंपली कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं फिजिकल मैनेजमेंट, ठीक, या कहते हैं हम केमिकल मैनेजमेंट, ठीक, फिर हम कहते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर जब आप किसी भी डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें क्या है कि कहीं मान लीजिए आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल काम आ रहा है, ठीक है, तो जो डिजीज बायोलॉजिकल कंट्रोल से मैनेज हो सकती है, तो बात आती है वहां हम केमिकल क्यों डालें। केमिकल डालने की वहां जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। आदमी तुरंत फील्ड में जाता है, डिजीज देखता है और केमिकल अप्लाई कर देता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। या कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो कल्चरल प्रैक्टिसेस मैनेज हो सकती हैं, तो वहां हम केमिकल क्यों डालें, ठीक है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि मान लीजिए केमिकल से ही कंट्रोल होंगी, अदर प्रैक्टिसेस से नहीं होंगी, तो उसके लिए हम लोग नए नए अभी जो प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है कि कम से कम जो है वो केमिकल का यूज किया जाए और जो अदर प्रैक्टिसेस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि जो है हमारा एनवायरमेंटल हजार्ड है, जो लॉस है, क्योंकि केमिकल जो है वो सारे सभी को पता है कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे भी रिड्यूस किया जाए। इसी का जो हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं, इसका मेन एम यही है कि किसी भी तरीके से जो एनवायरमेंटल एयर में जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस जिसको हम कह रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज जिसको बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यही है, पेस्टिसाइड, ज्यादा फर्टिलाइजर और आपका फंजीसाइड यूज होने की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो टेक्निक जो डेवलप किया उसको हमने नाम दिया है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी लिखा है एंटोमोलॉजी केस में। पैथोलॉजी केस में हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि सारी टेक्निक्स यानी फिजिकल, केमिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, इनको कंबाइन मिला करके किसी भी डिजीज का मैनेजमेंट करना, उसको वो कहलाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक, तो चारों पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट एटियोलॉजी हो गया, सेकंड पॉइंट सिम्टम हो गया, और लास्ट पॉइंट जो आपका था, और थर्ड पॉइंट एपिडेमियोलॉजी, और जो लास्ट पॉइंट था
आपका इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर जब पता चल जाएगा ये डिजीज किससे हो रही है, कैसा इसका सिम्टम है, कैसी इसकी एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है, तो आप उसको मैनेज आराम से कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने चारों पॉइंट बताया आपको कि किसी एक डिजीज को पढ़ने के लिए कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे हम सबसे पहले बताएंगे इटियोलॉजी। ठीक, मान लीजिए आपकी जो डिजीज है वो है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक, वेजिटेबल आपके सिलेबस में है तो हम डिजीज पढ़ रहे हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब चारों चीजों को देखिए हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी सभी को मालूम है, ये डिजीज किससे होती है? अल्टरनेरिया सोलेनाई, कॉज्ड बाय फंगस अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये डिजीज किससे हो रही है? फंगस अल्टरनेरिया सोलेनाई से। ठीक है, वो एटियोलॉजी हो गई। इसके बाद हम लोग क्या है? सिम्टम। अब देखिए सिम्टम कैसे होंगे इसके। इसमें हम लिखते हैं ब्राउनिंग ऑफ द लीफ एट द सेंटर ऑफ द लीफ विद टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस। कोष्टक में कहीं कहीं कंसंट्रिक रिंग भी लिखा रहता है, कंसंट्रिक रिंग। ठीक है, तो ब्राउनिंग, जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपकी लीफ है, ठीक, इसके सेंटर पर क्या है? ब्राउन स्पॉट्स बनेंगे, ब्राउनिंग होगी। लेकिन क्या है, अगर आपको स्पेसिफाई करना है ये अर्ली ब्लाइट है या नहीं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि लीफ में जो ब्राउनिंग हो रखी है उसके अंदर टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस आएगा। टारगेट बोर्ड लाइक सभी समझ रहे होंगे, जिसमें हम लोग तीर फेंक करके मारते हैं, एरो मारते हैं। ठीक है, इस तरीके का वो होता है ये टारगेट बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग कंसंट्रिक रिंग भी, बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है, इसको कंसंट्रिक रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन आपका जो यूपीएससी में है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि इसकी इटियोलॉजी जो है वो फंगस है, फंगस से कॉज हो रही है। उसके बाद अगर आप याद कर सकते हैं तो अल्टरनेरिया सोलेनाई भी कोशिश आप करिएगा कि वो भी आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि सिम्टम से मान लीजिए अगर जैसा क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछाएगा कि ब्राउन, क्योंकि देखिए जनरली ब्लाइट, अगर हम ब्लाइट को डिफाइन करें तो ब्लाइट का मतलब होता है ब्राउनिंग। किसी भी लीफ में समझ लीजिए अगर ब्राउनिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको हम ब्लाइट ही बोलते हैं। लेकिन अब स्पेसिफिक कहां से चीज बन रही है? विद टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, यूपी कैटेट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस डिजीज में टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस कंसंट्रिक रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसमें आंसर हमेशा होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, क्योंकि पोटैटो में लेट ब्लाइट भी आती है। लेकिन लेट ब्लाइट भी, देखिए मैंने क्या बताया था, ब्लाइट मीन्स ब्राउनिंग, यानी ब्राउनिंग उसमें भी होगी लेट ब्लाइट में, लेकिन उसमें आपका टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस या जो कंसंट्रिक रिंग जो है वो प्रोड्यूस्ड नहीं होंगे। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इस डिजीज का सिम्टम है। ठीक है, तो वही है कि आपको पहले इटियोलॉजी जानना है, उसके बाद सिम्टम जानना है, और सिम्टम के बाद फिर वही हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी पे। ठीक है, तो अब देखिए एपिडेमियोलॉजी में इसका क्या होगा। एपिडेमियोलॉजी, ठीक, तो अर्ली ब्लाइट की वो इटियोलॉजी थी, अर्ली ब्लाइट का सिम्टम था। अब अर्ली ब्लाइट का जो है वो हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं दिस डिजीज फेवर्ड दी 25 to 30 degree centigrade temperature and
spread the airborne conidiospore। ठीक है, देखिए दो चीजें यहां से निकल के आई। आपको पता चल गया कि ये जो डिजीज है वो 25 से 30 डिग्री अगर टेम्परेचर है उसको फेवर करती है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये जो डिजीज है वो एयरबोर्न है। ठीक है, एयरबोर्न इसके जो कोनिडियोस्पोर होते हैं उससे ये डिजीज स्प्रेड होती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाती है। ठीक, अब आपको एपिडेमियोलॉजी पता चल गई कि आपने कहा कि ये जो डिजीज है वो एयरबोर्न है। ठीक है, और ये टेम्परेचर फेवर करती है। ठीक है, अब देखिए यहां से मैनेजमेंट निकल के आता है कि अगर आपको पता चल गया कि 25 से 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये डिजीज फेवर करती है, तो आप पढ़ते हैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में वैरायटीज बताई जाती हैं कि अर्ली सोइंग वैरायटी या लेट सोइंग वैरायटी। तो वो सब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो फंगस को टेम्परेचर चाहिए है फिर डिजीज फेवर के लिए, तो वो आप उसको स्किप कर देते हैं। मान लीजिए आपने अर्ली सोइंग वैरायटी ले ली, ठीक है, तो वो क्या है, अर्ली सोइंग वैरायटी आपकी जल्दी मैच्योर हो जाएगी। तो जो जिस टाइम पर ये जो आपको फंगस जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इन्फेक्शन उसको चाहिए है, जो टेम्परेचर चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसको नहीं मिल पाता। इसी के लिए हम लोग जो टर्म यूज कर लेते हैं कभी कभी डिजीज स्केप मीन्स। अगर आप और जब जैसा कि आप लोगों को जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एपिडेमियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा उसमें कि डिजीज कॉज होने के लिए होस्ट, पैथोजन और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की जरूरत होती है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज मान लीजिए सही समय पर नहीं होती, मान लीजिए होस्ट है, पैथोजन है, ठीक है, और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं है, तो डिजीज डेवलप नहीं होगी। इसी को हम लोग बोल देते हैं डिजीज स्केप। पूछा जाता है ये क्वेश्चन ज्यादा था। ठीक है, अब देखिए आपको पता चला ईटियोलॉजी क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको पता चला सिम्टम क्या है अर्ली ब्लाइट के। ठीक है, अब लास्ट में आपको आकर के पता चल गया कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। अब देखिए यहां पर डिजीज आ जाएगा वही आपका इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में क्या है, कंबाइन हमें टेक्निक लेनी है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी पहली टेक्निक होगी तो हम कहते हैं कि क्रॉप सैनिटेशन is most effective method for the control of early blight of potato। एक चीज। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट आता है यूज ऑफ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड या फिर यूज ऑफ सिस्टमिक फंजीसाइड लाइक बेविस्टीन एट द रेट ऑफ 2%। और ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में आपका एग्जांपल में है मैंकोजेब। ठीक, तो आपका जैसे कि एक जो ये प्रैक्टिस है आपकी कल्चरल हो गई सैनिटेशन में। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ये आपका केमिकल हो गया। ठीक है, लास्ट में पढ़ते हैं रेसिस्टेंट वेराइटीज। रेसिस्टेंट वैरायटी में जैसे हम बताते हैं आयरन लेडी, आयरन लेडी। ठीक है, तो ये जो है आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट है, जैसे कि अगर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ले रहे हैं तो मैंकोजेब लेंगे, सिस्टमिक फंजीसाइड ले रहे हैं तो आप बेविस्टीन का स्प्रे कर सकते हैं, क्रॉप सैनिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं क्रॉप रोटेशन भी लिखा रहता है, क्रॉप रोटेशन विद नॉन होस्ट क्रॉप। ठीक है, तो ये जो आपका सारा है, ठीक है, यहां पर आयरन लेडी की जगह ना होकर के पोटैटो लेडी होगा, क्योंकि आयरन लेडी जो आपकी है वो टोमेटो की वैरायटी है। ये जो पोटैटो लेडी है ये जो है आपका पोटैटो की वैरायटी है। ठीक है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये जो मैंने लिखवाया क्रॉप रोटेशन विद नॉन होस्ट क्रॉप, मतलब यही है कि अगर जैसे कि अल्टरनेरिया जो आपका फंगस है वो एक मान लीजिए जैसे अगर टोमेटो या पोटैटो में डिजीज कॉज कर रहा है,
ठीक है। और वही अगर आप वहां पर राइस ले लेते हैं उसकी जगह पे, राइस न लेके जैसे मान लीजिए व्हीट को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर अल्टरनेरिया का इतना इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपकी जो क्रॉप है वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगी। क्रॉप सैनिटेशन लिखवाया है। क्रॉप सैनिटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट है, मान लीजिए किसी लीफ में अगर आपका अल्टरनेरिया लगा हुआ है, ठीक है, और लीफ वो टूट करके आपकी फील्ड में गिर जाती है, ठीक है, तो अगर आप उसको रिमूव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी फंगस है वो उसमें सर्वाइव करती है और नेक्स्ट सीजन में जो है वो डिजीज कॉज करती है। इसलिए अगर आप क्रॉप सैनिटेशन करते हैं तो आपकी डिजीज जो है वो कहीं ना कहीं नहीं होगी और कहीं ना कहीं जो है वो डिजीज आपकी मैनेज हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट आपको बताया था, ठीक है। तो कोई भी जो आपकी डिजीज है, ठीक है, तो उसको हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले उसकी इटियोलॉजी जानते हैं कि वो किससे होती है, ठीक है, उसके बाद उसका सिम्टम जानते हैं कैसा होता है, उसके बाद एपिडेमियोलॉजी जानते हैं और लास्ट में उसका हम करते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेमो क्लास के लिए आज का इतना काफी है और जुड़े रहिएगा हमारे साथ और जल्द ही हम आपके साथ एक ऐप के साथ आगे मिलेंगे और आपको अच्छे अच्छे लेक्चर इस तरीके से देते रहेंगे और आपकी तैयारी पूर्ण कराते रहेंगे। धन्यवाद।